नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। जो अपना आज का टॉपिक है वो पता है आपको। जो सेकंड ग्रेड के हिसाब से अंतिम क्लास 50वीं क्लास है, और 50वीं क्लास है तो आप सबसे पहले काम ये करेंगे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी हैं उनके पास शेयर करेंगे क्लासेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा ये देख सके, यानी काम आ सके। सेकंड ग्रेड के हिसाब से मैंने बता दिया कि अंतिम क्लास है ये, इसके बाद में अपनी जो होगी वो एमसीक्यू होगी। तो 50 क्लास के अंदर हम देखें तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के हिसाब से अपने राजस्थान की जो जियोग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जो टॉपिक बचते हैं वो बचते हैं रीट के हिसाब से। तो मुख्य रूप से लिखा हुआ है रीट, स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड, यानी कि इन तीनों टॉपिकों को एक साथ लेकर चले हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। और सबसे पहले जो अपने टॉपिक कंप्लीट किए थे वो किए थे अपने फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक अपने देख लेना। उसके बाद में अपने जो दो टॉपिक बचे थे, कौन से? एक वन है वनस्पति और राजस्थान की जनजातियां, जो राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार हमने पढ़े हैं। तो वो सारी चीजें आपको पता है। तो ये सेकंड ग्रेड के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी क्लास। पिछली क्लास जो 49 नंबर क्लास है वो राजस्थान में वन है वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, जो टॉपिक में सीधा लिखा हुआ है। तो वन ए वनस्पति 49 नंबर और 50 नंबर दो क्लास के अंदर अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ साथ साथ में आपके नोट्स भी बन रहे होंगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल भी जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में पढ़ा था कि हमने जो वनस्पति का वर्गीकरण है, मुख्य रूप से वनों का वर्गीकरण, वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 वाली पढ़ी थी हमने। वन विभाग 2022-23 के आंकड़े पढ़े थे। तो वो आंकड़े कहीं ना कहीं हमें याद करने पड़ेंगे। जब एग्जाम नजदीक आए तब उन आंकड़ों को हमें देखना है। एक बार प्यार से देख लो, पढ़ लो, यानी कि हमें ज्यादा जोर नहीं देना दिमाग पर कि हाँ ये हमें याद होंगे या नहीं होंगे। एक बार देख लो बस। जब एग्जाम नजदीक हो तब उनको थोड़ा सा देखना है और देखना है, क्यों? कुछ चीजें केवल देखने से याद हो जाती है। तो हमें केवल देखना है, रटना नहीं है। तो रटने वाली जो स्थिति है उसको छोड़ दो और केवल देख लो। जो भी आंकड़े हैं वो छोड़ दो, मतलब देख के छोड़ दो, और जो समझने वाली चीजें हैं वो समझ लो। और कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है कि हम पढ़ना है, देखो बार बार रिवीजन करने से याद होंगी चीजें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो वन एवं वनस्पति कल के टॉपिक में पढ़ा था आपने। जो वनों का वर्गीकरण पढ़ा था वो कल जलवायु के आधार पर पढ़ा था। आज पढ़ेंगे प्रमुख रूप से वनस्पति के आधार पर। वनस्पति के आधार पर मुख्य रूप से जो वृक्ष, कौन से वृक्षों की अधिकता है उसके हिसाब से। जैसे दोगड़ा वन पढ़े थे अपने, तो दोगड़ा वन किसको कहा जाता है? जो पर्णपाती वन है, पतझड़ वन है, उनको दोगड़ा वन भी कहा जाता है। तो वो एक प्रकार से दोगड़ा वन नाम आ जाएगा, वो वनस्पति के आधार पर नाम आ जाता है। बाकी आपको पता है उष्णकटिबंधीय, कांटेदार, कंटीले वन, उपोष्ण सदाबहार वन, तो वो सारे के सारे एक प्रकार से जलवायु के आधार पर है, जिसके धरातलीय स्वरूप वो मिट्टी भी प्रभावित करती है उनको। तो आज हम पढ़ेंगे। अपनी 50वीं क्लास से ज्यादा शेयर करनी है। और देखो, वनस्पति के आधार पर चलते हैं क्लास के अंदर अपने, कि वनस्पति के आधार पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक मुख्य वृक्ष का नाम होगा और उसी के आधार पर वनों की, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिस वृक्षों की अधिकता होगी उन्हीं के नाम पर वनों के नाम रख दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ढाक वन, ढाक का वृक्ष है, उसकी अधिकता होने के कारण इसको क्या नाम रख दिया गया? ढाकवन या फिर पलासवन। इसको ढाकवन भी कह सकते हैं, पलासवन भी कह सकते हैं। एक नाम और आता है इसका, खाखरा, तो इसको खाखरा वन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत, ये वनस्पति के नाम है, यानी कि एक प्रकार से मुख्य रूप से वनस्पति के आधार पर ही नाम इनके वनों के नाम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैदानी व पठारी भागों में पाए जाते हैं। ये मैदानी व पठारी भागों में पाए जाते हैं। तो मैदानी व पठारी भागों में पाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो ढाक वन है कहीं ना कहीं पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो वहां मैदानी भाग व पठारी भाग तो कहाँ मिलेगा? या तो आपको पूर्वी मैदान में मिलेगा या फिर आपको दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में मिलेगा। ठीक है, तो यानी यानी कि इसकी जो मिट्टी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? कंकरीली मिट्टी भी हो सकती है। मिट्टी किस प्रकार की हो सकती है? कंकरीली मिट्टी। कंकरीली मिट्टी भी हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कठोर मिट्टी भी हो सकती है। तो इन मिट्टी के अंदर कठोर मिट्टी या फिर कंकरीली मिट्टी, यहां पर आपको क्या मिलेंगे? ढाक या पलास के वन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या है यहाँ पे? अब इन्हें जंगल की आग, इन्हें क्या कहा जाता है? जंगल की आग कहा जाता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि जंगल की आग किन वनों को कहा जाता है? तो ढाक के वनों को कहा जाता है। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसके क्या है, जो इसके क्या है, जो इसके जो फूल होते हैं, फूल, वो इसके रंग होता है उसका लाल होता है, लाल सुर्ख रंग होता है। आप आगे लाल सुर्ख, तो लाल सुर्ख रंग होने के कारण के भाई ना जंगल की आग कहते हैं, लाल सुर्ख रंग, लाल सुर्ख रंग के फूलों के कारण। जो इसके फूल होते हैं वो किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। ठीक है, वानस्पतिक नाम, इसका वानस्पतिक नाम पूछा जा सकता है तो इंपॉर्टेंट कर लो इसको। तो वानस्पतिक नाम, क्यों प्राकृतिक वनस्पति से लिखा हुआ है तो वानस्पतिक नाम भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाक को क्या कहा जाता है, डाक के वनों को वानस्पतिक नाम है ब्यूटिया मानोस्पर्मा, ब्यूटिया मानोस्पर्मा, इसका क्या नाम है? मोनोस्पर्मा है, सॉरी इसका, ठीक है, मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वानस्पतिक नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह मुख्यतः राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। ये दो जिले आपको मुख्य रूप से याद रखने, पूछे जा सकते हैं। ढाक व सालर के वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो मुख्यतः पाए जाते हैं वो राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर पाए जाते हैं। कोई दिक्कत समस्या इसके अंदर बताओ? कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ढाक वन किसे कहते हैं? ढाक वन जिसको पलास वन भी कह सकते हैं, जिसको खाकरा वन भी कह सकते हैं, मैदानी में पठारी भागों में पाए जाते हैं, गंगरीली मिट्टी में पाए जाते हैं, कठोर मिट्टी में पाए जाते हैं। जंगल की आग कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लाल सुर्ख रंग के जो होते क्या होते हैं? फूल होते हैं, उस कारण इसको जंगल की आग कहा जाता है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं दूर से देखने पर क्या दिखते हैं, जैसे जंगल के अंदर क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है, इस कारण से। ठीक है, वानस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसका वानस्पतिक नाम है, मुख्यतः राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर पाए जाते हैं। एक बात और है इसके अंदर, एक बात यह है कि ये जो पलास या ढाक के वन है, ये प्राकृतिक रंग बनाने के काम आते हैं। क्या बनाने के काम आते हैं? प्राकृतिक रंग बनाने के काम आते हैं। प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक रंग बनाने में, और इसके अलावा कोयला बनाने में भी ये काम आते हैं। तो ये क्या क्या काम आ सकते हैं? मुख्य रूप से प्राकृतिक रंग बनाने में, इसके अलावा कोयला बनाने में भी काम आते हैं। मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है, तो प्राकृतिक रंग याद रखना है आपको। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे, आगे देखो। आगे है अपना सालर वन। क्या है? सालर वन, जिसको हम सालवन भी कह सकते हैं, सालर भी कह सकते हैं, या फिर सालवन भी कह सकते हैं। ये जो मुख्य रूप से जितने वन पाए जाते हैं, जितने टोटल वन है, कुल वन क्षेत्र है, उसका 6% भाग है वो सालर वन का है। कितना भाग है? 6% भाग, भाग सालर वन का है। 6% भाग सालर वन का है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट कर लेना ये कि 6% भाग, यानी कुल वन क्षेत्र है उसका 6% भाग किस किस वनों का है? तो वो सालर वनों का है। ठीक है, तो यह वन अरावली, तो आपको पता होना चाहिए मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? मुख्यतः पाए जाते हैं अरावली क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो अरावली की ढालों पर, जो अरावली की ढाल है वहां पे 450 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यानी कि ऊंचाई कितनी चाहिए? 450 मीटर से ऊपर की ऊंचाई चाहिए इनको लगने में। तो ये वन जो सालर वन है वो कितनी ऊंचाई पर लगे होते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्यतः उदयपुर व सलूम्बर जिलों में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। बाकी आपको पता है अरावली क्षेत्र के अंदर पाए जाएंगे, तो अरावली क्षेत्र के अंदर आने वाले जिलों के अंदर पाए जाएंगे। मुख्य रूप से पूछ लिया जाए तो उदयपुर व सलूम्बर जिलों में पाए जाते हैं। कौन से वन? सालर वन। ठीक है, तो ये सालर वनों की, यानी कि सालर वन यानी कि साल के वृक्षों की अधिकता के कारण सालर वन कहलाते हैं। कोई दिक्कत समस्या? अगर एक चीज और है कि सालर वन माचिस व गोंद का निर्माण करते हैं, माचिस व गोंद का निर्माण करते हैं। माचिस व गोंद का निर्माण तो करते हैं, इसके अलावा जो पैकिंग होती है ना, पैकिंग सामग्री, जो सामग्री को पैक किया जाता है, तो उसके काम में भी सालर वन का सहयोग लिया जाता है, यानी का ये उसके काम भी आता है। ठीक है, आगे है चंदन वन, ये यहां तक हो गया। आगे है चंदन वन। अब चंदन वन किस काम आते हैं? चंदन वन काम तो चंदन के आपको पता है चंदन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वन एक प्रकार से कहते हैं वनस्पति के आधार पर जिन वृक्षों की अधिकता है उन्हीं के नाम पर वनों के नाम रख दिए जाते हैं। चंदन वृक्ष की मतलब चंदन के वृक्ष है, उनकी अधिकता होने के कारण क्या कह दिया जाता है? इनको चंदन वन कह दिया जाता है। कहाँ पे? तो राजसमंद के अंदर
सर्वाधिक है राजसमंद के अंदर पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से हल्दी घाटी नाथद्वारा के अंदर पाए जाते हैं, हल्दी घाटी नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेंगे धोकड़ा वन। कौन से वन? धोकड़ा वन। अब धोकड़ा वन मैंने आपको बताया था कि जिसको धोक वन भी कह सकते हैं, जो पर्णपाती वन है, ठीक है, पतझड़ी वन है, तो वो कौन से? धोकड़ा वन है। तो धोकड़ा वन मैंने बताए थे कि ये वन है जो जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान को छोड़ दो और शेष राजस्थान में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कह सकते हैं अपने जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान या फिर दक्षिण राजस्थान के जिले हैं, वहां पर मुख्य रूप से आपको पाए जाते हैं। मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, कहाँ कहाँ पे? सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, डीग, चित्तौड़, बूंदी, तो इन जिलों के अंदर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अपने को यही ध्यान रखना है और कुछ याद रखने ध्यान नहीं रखना कि पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, और अरावली के जो पश्चिमी तरफ नहीं पाए जाते, अरावली के पूर्वी साइड पाए जाएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। किसके बारे में? धोक वनों के बारे में, यानी कि या फिर धोगड़ा वनों के बारे में। ठीक है, अगर बात करें आगे बांस के वन, बांस के वनों के बारे में बात करें तो बांस के वन पाए जाते हैं आपके दक्षिणी राजस्थान में। मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सुलूम्बर, तो ये जिले आ जाएंगे आपके, जो झालावाड़, बूंदी, कोटा, इन क्षेत्रों के अंदर बांस की अधिकता पाई जाती है। और बांसवाड़ा का नाम भी क्यों पड़ा? कि बांस के वृक्षों की, यानी कि बांस के वनों की अधिकता के कारण, बांस के वनों की अधिकता, अधिकता के कारण नाम क्या पड़ा? बांसवाड़ा, जो बांसवाड़ा जिला है। तो बांसवाड़ा जिले के अंदर क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक बांस के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा सिरोही के माउंट आबू में भी बांस के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो बांस के वन पाए जाते हैं, दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं। और ये कहां पे पाए जाते हैं बांस के वन? मुख्य रूप से कह सकते हैं कि अपने जो बारिश क्या होती है, ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र के अंदर, ज्यादा वर्षा, सीधी सी बात है, जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहीं बांस के वन लगेंगे। दक्षिण राजस्थान के अंदर ज्यादा बारिश होती है, इसी कारण से वहां पे बांस के वन भी लगे हुए हैं। बस इतना सा लॉजिक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब कुछ कॉमन सेंस की चीजें होती है, वो आपको पता चल जाएगी। चंदनवन, हल्दी घाटी, नाथद्वारा, राजसमंद। राजसमंद ध्यान रखना है, राजसमंद के अंदर दो जगह ध्यान रखने, हल्दी घाटी, नाथद्वारा। दोगड़ा वन, स्वाई माधो, यानी कि ये देख लो कि पश्चिमी राजस्थान में पाए नहीं जाते, तो पूरे राजस्थान के, इसके अलावा पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं। बांस के वन, बांस के वन आपको बांसवाड़ा को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखना है कि बारिश ज्यादा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान में है, कोई दिक्कत नहीं है। बांस के वनों की अधिकता के कारण ही बांसवाड़ा नाम पड़ा है, तो अपने आप में आपको ध्यान लग जाएगी चीजें। ठीक है, फिर है खेर के वन। खेर के वन, अब खेर के वन के अंदर क्या चीजें हैं बताओ? खेर के वन, ये जो खेर के वन पाए जाते हैं, ये जयसमंद के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? जयसमंद, जो जयसमंद झील है ना, जयसमंद के आसपास का क्षेत्र। तो जयसमंद कहाँ है? सलूम्बर के अंदर है। तो जयसमंद के आसपास का क्षेत्र है, वहां पे क्या पाए जाते हैं? खेर के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा वनस्पति के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो बबूल के वन भी पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। कौन से वन पाए जाते हैं? बबूल के वन भी पाए जाते हैं, बबूल के वन। ठीक है, इसके अलावा सागवान के वन भी पाए जाते हैं। तो बस ये, तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण है और कुछ नहीं है इनके बारे में। तो जलवायु के आधार पर हमने 5 प्रकार से पढ़े थे, वनस्पति के आधार पर भी पढ़े हैं। जो वनों की अधिकता, मतलब वृक्षों की अधिकता के कारण जो वन बने हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? वनस्पति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। मुख्य रूप से आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितने हैं, तो जितने भी वृक्ष हैं, ज्यादा वृक्ष होंगे वहीं उसी के नाम पर वन हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे। आगे देखो, आगे है महत्वपूर्ण वनस्पति। महत्वपूर्ण वनस्पति, खेजड़ी। अब खेजड़ी आप सबको पता है राज्य वृक्ष है अपना। किसका? राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। अब खेजड़ी को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है कि उपनाम इसके क्या क्या है। तो उपनाम है जिसको जांटी कहते हैं, शिमलो कहते हैं, समी कहते हैं, समी वृक्ष, जो जिनको ग्रंथों के अंदर है खेजड़ी को क्या कहा गया है? कहा गया है समी वृक्ष कहा गया है। ठीक है, जांटी भी कहते हैं, शिमलो भी कहते हैं,
राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। तो ये चीजें अपने आप में हो जाएगी, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्प वृक्ष, ठीक है, ये चीजें अपने आप में हो जाएगी। अब इसका वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम याद रखना है आपको, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया याद ही रखना है, कुछ ज्यादा ये नहीं है कि याद नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा। 2 नंबर क्यों छोड़े इसको, एक क्वेश्चन आ जाए तो हाथ से क्यों जाए, प्राकृतिक वनस्पति अगर दिया हुआ टॉपिक तो आ सकता है, 100% आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके जो फूल कहलाते हैं वो मिंजर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मिंजर, या फिर इसको नीमजर भी कह सकते हैं, नीमजर, ठीक है, मिंजर या फिर निमंजर, नीम, ठीक है, नीमजर। तो इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को, 31 अक्टूबर 1983 को इसको क्या दिया गया? राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया, राज्य वृक्ष का दर्जा। तो राज्य वृक्ष है अपने आप में, तो इंपोर्टेंट कर लेना इसको भी, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसके फूल क्या कहलाते हैं? मिंजर या नीमजर कहलाते हैं। फूल तो ठीक है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है, जो इसकी फली होती है, क्या होती है? फली, फली क्या कहलाती है इसकी? इसकी जो हरी फली होती है वो तो कहलाती है सांगरी, और सूखी फली है वो क्या कहलाती है? खोखा। मतलब सब्जी साग बना हुआ है, मतलब सांगरी को, साग खाइडो, सबको खाइडो है, तो हरी फली हो बिन तो अपा के वहां सांगरी, और जो ही वह सूख जाएगी तो सूखता पानी बाव जाएगा खोखा, मतलब बाजन लाजे बिंग अंदर बीज वगैरह बाजन लाजे तो बे खोखा कहलाना आ जाए, ठीक है। तो हरी फली सांगरी, सूखी फली खोखा कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएगी। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है, खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है, और पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया था वो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था, ये बात भी ध्यान रखनी है। पहली बार खेजड़ली दिवस कब मनाया गया था? तो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था, 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया था। राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है, और इसी वृक्ष की, इसी जो खेजड़ली की है, दशहरे पर पूजा की जाती है, दशहरे पर पूजा की जाती है। किसकी? खेजड़ी वृक्ष की दशहरे पर पूजा की जाती है। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र पूछ दिया जाए तो शेखावाटी है। सर्वाधिक क्षेत्र मतलब सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला पूछ लिया जाए तो वो नागौर है। कौन सा है? क्षेत्र पूछ लिया जाए तो नागौर है, लेकिन जिला पूछ लिया जाए तो, जिला पूछ लिया जाए तो नागौर है। कौन सा है? नागौर जिले के अंदर आपको सर्वाधिक खेजड़ी देखने को मिलेगी। वृक्ष मेला कब लगता है? वृक्ष मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। खेजड़ली गांव जोधपुर ग्रामीण, खेजड़ली गांव जोधपुर ग्रामीण, पहले जोधपुर था अभी जोधपुर ग्रामीण हो गया, ठीक है। तो खेजड़ली जोधपुर में लगता है। 5 जून, इंपोर्टेंट कर लो इसको, 5 जून 1988, 5 जून 1988 को खेजड़ली वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया, मतलब 60 पैसे की डाक टिकट है वो जारी की गई। कब की गई? 5 जून 1988 को जारी की गई। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर आपको पता है 1730 एक डेट, सबको पता है 1730 के अंदर, 1730 के अंदर क्या हुआ था? 1730 के अंदर खेजड़ली गांव के अंदर क्या हुआ था? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, बिश्नोई के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, और इसके अंदर 363 लोगों ने क्या दिया था? अपना बलिदान दिया था। क्या दिया? बलिदान दिया। तो 363 लोगों ने क्या दिया? यहां पर अपना बलिदान दिया है 1730 में। बस इतना ही। एक चीज और है, माटो। तो बीकानेर का राज चिन्ह है, बीकानेर का राज चिन्ह,
बीकानेर के राज चिन्ह पर खेजड़ी वृक्ष है, तो उसी खेजड़ी वृक्ष को क्या कहा जाता है? माटो कहा जाता है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो माटो किसको कहा जाता है? जो बीकानेर का राज चिन्ह है उसके ऊपर खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है, और उस वृक्ष को दर्शाया गया है तो उसी वृक्ष को क्या कहा गया है? माटो कहा गया है, ठीक है। तो ये खेजड़ी के बारे में होगी। उपनाम क्या है? जांटी सिमलो समी वृक्ष है। समी वृक्ष आपको पता है कहाँ कहा जाता है, तो ग्रंथों में इसको समी वृक्ष कहा गया है। राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, या फिर राजस्थान का गौरव भी इसको कहा जाता है। वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। फूल जिसको मिंजर कह सकते हैं या फिर नीमजर कह सकते हैं। हरी फली सांगरी कहलाती है, तो सूखी फली खोखा कहलाती है। राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया, जिसकी दशहरे पर पूजा भी की जाती है। और खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है, और पहला खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र पूछ लिया जाए तो शेखावाटी है, और सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला पूछ लिया जाए तो वो नागौर है। और वृक्ष मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, जो लगता है खेजड़ी गांव में लगता है, जो खेजड़ी गांव जोधपुर के अंदर है। 1730 के अंदर अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने क्या दिया था? अपना बलिदान दिया था, ठीक है। और 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई थी। बस इतना ही ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है नई चीज इसके अंदर जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। आगे है रोहिड़ा। रोहिड़ा जो राज्य पुष्प भी क्या है? राज्य पुष्प है। उपनाम क्या है इसका? उपनाम है मरुटीक, या फिर इसको कह सकते हैं मरुटीक भी कह सकते हैं, या मारवाड़ टीक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मारवाड़ टीक भी कह सकते हैं। मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं। क्या कैसे कहते हैं इसको? मरुस्थल का सागवान कहते हैं। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मरुस्थल का सागवान भी इसको कह सकते हैं। मरुशोभा भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? और मरुशोभा भी कह सकते हैं। मरुशोभा, ठीक है। वानस्पतिक नाम टिक्कोमेला अंडुलेटा। टिक्कोमेला अंडुलेटा इसका क्या है? वानस्पतिक नाम है। कुछ नहीं है, नया नहीं मिलेगा आपको, वही पुरानी चीजें हैं जो पहले पढ़ते आए हैं। टिक्कोमेला अंडुलेटा किसका? रोहिड़ा। रोहिड़ा क्या है? राज्य पुष्प है। तो राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? तो 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। बस जब खेजड़ी को दिया गया तभी तभी किसको दिया गया? पुष्प को दिया गया। जब पेड़ को दिया गया तभी पुष्प को दिया गया, ठीक है। जब पेड़ को दिया गया तभी पुष्प को दिया गया राज्य वृक्ष और पुष्प का दर्जा, ठीक है। 31 अक्टूबर 1983 इसके अंदर, ठीक है। और ये रोहिड़ा क्या काम आता है? तो फर्नीचर बनाने के काम आता है। ये फर्नीचर बनाने के काम, तो फर्नीचर बनाने के काम क्या आता है? रोहिड़ा आता है। अब इसको ये पाया कहां जाता है? तो आपको पता चल रहा है मरुटीक लिखा है, मरुशोभा लिखा है। मरु का मतलब ही क्या होता है? मरुस्थल होता है। तो मरुस्थल होता है, तो मरुस्थल कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में है। तो मुख्य रूप से कहां पाया जाएगा? ये तो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाएगा। उसी प्रकार से खेजड़ी कहाँ पाई जाएगी? तो खेजड़ी भी पाई जाएगी पश्चिमी राजस्थान में ही पाई जाएगी। तो शेखावाटी क्षेत्र हो गया, आपका नागौर क्षेत्र हो गया। तो ये कहीं कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा जो खेजड़ी है वो कहाँ पाई जाएगी? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और रोहिड़ा भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही पाया जाएगा। आगे देखो अन्य वनस्पतियां। अन्य वनस्पतियां कौन कौन सी हैं? बात करें बांस, वो चीजें होगी जो जिसको राज्य पुष्प का दर्जा और राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया, खेजड़ी और रोहिड़ा। अब अन्य वनस्पतियां और कौन कौन सी हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बांस हो गया। बांस पता है, सबको पता है, आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है। बांस के वन पड़े हैं हमें, ठीक है। तो कहा आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आदिवासियों का हरा सोना। बांस उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। कोई दिक्कत नहीं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ दक्षिण राजस्थान के अंदर आ जाएगा। अब राष्ट्रीय बांस मिशन, एक चीज आती है आपकी, राष्ट्रीय बांस मिशन। राष्ट्रीय बांस मिशन जो चला 2006-07 के अंदर। तो ये राष्ट्रीय बांस मिशन हो जाएगा। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07 के अंदर, ठीक है। इससे निर्माण क्या क्या बनता है? तो कागज बनता है। बांस से क्या क्या चीजें बन सकती है? कागज का निर्माण होता है। टोकरी बनती है, चारपाई, जगह नापा मानचो के वहां चारपाई बनाई जा सकती है। तो बांस से ये चीजें भी बन सकती है। तो इस काम में भी बांस का उपयोग लिया जा सकता है, ठीक है। बांस देखें सभी ने, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आदिवासियों का हरा सोना, बांस उत्पादन, बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-7 के अंदर कागज निर्माण, टोकरी निर्माण, चारपाई, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएगी अपने आप में। झोंपड़ी भी बना सकते हैं अपने बांस से, बनती है ना। आगे देखो, आगे क्या है, फोग। और फोग जिसको रेगिस्तानी झाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेगिस्तानी झाड़ी कहते हैं। इस फोग से, जो फोग के फूल होते हैं, फूल से बनता है साग। साग है इसका पास, सब्जी भी है इसका, फूल से साग बनता है, ठीक है। खींप, खींप भी देखी होगी आपने। तो खींप से, खींप है ये रेगिस्तानी झाड़ीनुमा पौधा है, जो इसकी फलियां क्या कहलाती है, जो फली होती है इसकी क्या कहलाती है, खींपोड़ी। इसकी फली, इन खींप की फली इनके कमा, खींपोड़ी के वहां, ठीक है। फिर है महुआ। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष है, ये आदिवासियों का कल्प वृक्ष है, जिससे देसी शराब बनती है। और देसी शराब को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मावड़ी या महुड़ी कहा जाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष है, जिससे क्या करते हैं, ये देसी शराब बनाते हैं, इनका रोजगार है एक प्रकार से कह सकते हैं। और इसको बड़ी चाव से पीते भी हैं इस शराब को, जिसको क्या कहते हैं, मवड़ी या महुड़ी भी जिसे कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, मवड़ी कहा जा सकता है, और महुड़ी भी कहा जा सकता है, ठीक है। और मुख्य रूप से आपको पता है जो महुआ कहाँ पाया जाता है, तो महुआ पाया जाता है दक्षिणी राजस्थान के अंदर, ठीक है। फिर देखो खेर। खेर है कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जो जनजाति है वो क्या करती है, कत्था तैयार करती है, ठीक है। किससे, खेर के वृक्ष से कथोड़ी जनजाति क्या करती है, कत्था तैयार करती है। किससे करती है, खेर से करती है। तेंदुपत्ता बनता, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता जो वृक्ष है वो काम आता है, बीड़ी बनाने के काम आता है। क्या काम आता है, बीड़ी बनाने का काम करता है तेंदुपत्ता, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और जो खेर के वृक्ष हैं वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर हैं, जैसे झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ठीक है, उदयपुर, सलूम्बर, ये जो जिले हैं वहां पर आपको खेर के वृक्ष देखने को मिलेंगे। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने का काम आता है। आड़ू, आड़ू का जो वृक्ष होता है बड़ा लंबा वृक्ष होता है, और ये कठपुतली बनाने का काम कर आते हैं, ठीक है। जो कठपुतली बनती है ना, वो बनती है आड़ू के वृक्ष से बनते हैं, ठीक है। फिर है अर्जुन। जो अर्जुन का वृक्ष है ये औषधीय पौधा है एक प्रकार से, ये कहते हैं आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण किससे किया जाता है, तो अर्जुन के वृक्ष से होता है। इसके अलावा अश्वगंधा और भी कई और भी वृक्ष हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्जुन के वृक्ष से भी आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण होता है। जो अर्जुन का वृक्ष है एक टस्सर पद्धति, जो रेशम कीट पालन है, जो रेशम के कीट हैं वो पाली जाती हैं अर्जुन के वृक्ष पर, जो वो टसर पत्ती कहा जा सकता है जिसको, ठीक है। मुख्य रूप से कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले इसके अंदर शामिल है। तो ये 3 जिले आपको क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को भी मिल सकते हैं। जो वृक्ष कौन सा है, तो अर्जुन के वृक्ष पर रेशम कीट का पालन किया जाता है, कृत्रिम पालन किया जाता है, और उससे जो रेशम निकाला जाता है वो टसर पत्ती के अनुसार निकाला जाता है। तो टसर पत्ती के अनुसार कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले मैंने आपको मुख्य रूप से बताई भी थी, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएगी, आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण जिनसे होता है, ठीक है। ये हो गई फोक, खींप, महुआ, खेर, तेंदुपत्ता, आड़ू, अर्जुन, बांस भी पीछे बताया है। आगे और कौन सी चीजें हैं, आगे है गोंद। गोंद कहां बनता है, गोंद बनता है किन वृक्षों पे बनता है, वो देखो, खेजड़ी, बबूल, बबूल जकनाबा के कमा किंकर भी कह देवा, ठीक है, सालर, ढाक आदि वृक्षों से गोंद प्राप्त किया जाता है। खेजड़ी, बबूल, सालर, ढाक आदि वृक्षों से क्या प्राप्त किया जाता है, गोंद प्राप्त किया जाता है। लाख, अब देखो लाख, अब लाख क्या चीज है, खेर, बबूल, पीपल, गुल्लर, बरगद आदि वृक्षों पर लेसिफर, ये ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। लेसिफर लक्का नामक कीड़ा, क्या लिखा है, लेसिफर लक्का नामक कीड़ा इनकी पत्तियों को चूस कर, या फिर कह सकते हैं खाकर, यानी एक प्रकार से खाते हैं या फिर उसका रस चूसते हैं, चूसकर एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। तो वो चिपचिपा पदार्थ निकालता है वही क्या कहलाता है, लाख कहलाता है। क्या कहलाता है, लाख कहलाता है। और इसी लाख से क्या बनता है, इसी लाख से खिलौने भी बनते हैं, खिलौने बनाने के काम आते हैं, रेडियो बनाने में, टेलीविजन बनाने में, और आपका ट्यूब बनाने में काम।
क्या काम आता है? ये लाख काम आता है। ओके, बताओ कोई चिंता, दुख, दर्द, समस्या? बिल्कुल आसान है। देखो, गोंद, खेजड़ी, बबूल, सालर, ढाक आदि वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। कोई नहीं पूछेगा, फिर भी सिंपल सी चीजें हैं। लाख, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे खेर, बबूल, पीपर, गुल्लर, बरगद आदि वृक्षों पर लेसिफर लक्का नामक कीड़ा इनकी पत्तियों को चूस कर एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है, वही क्या कहलाता है? लाख कहलाता है। और इसी लाख से क्या बनता है? तो इसी लाख काम आता है खिलौने बनाने में, रेडियो बनाने में, टेलीविजन बनाने और ट्यूब बनाने आदि में काम में लिया जाता है। ठीक है, ये हो गई चीजें। आगे देखो, ये प्रमुख घास, प्रमुख घासें कौन कौन सी हैं? सेवण, दामन, बूर, खस घास। तो ये घासें आपको याद रखनी जो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। मुख्य रूप से आपने पढ़ते हैं वो कौन कौन सी है? सेवण में, दामन पढ़ते हैं जो जैसलमेर के अंदर पाई जाती है मुख्य रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले आती है अपनी सेवण घास। अब सेवण घास के अंदर क्या है? सेवण घास के अंदर है राजस्थान की ये सबसे लंबी घास है, सबसे लंबी घास है। ये पशुओं के लिए उपयोगी है, लंबी घास है। जब इसको क्या किया जाता है? इसको काट कर एक प्रकार से सुखा लिया जाता है। मतलब एक प्रकार उन चारों वह को बिन काट लेगा, फिर बिन सुखा लेगा, मतलब आगे आगे खातर, मतलब पशुओं ने लंबे टाइम तक खातर काम में लेस का आपा बान चरान खातर बी खातर बान काट के एक प्रकार भेड़ा कर लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है इस सारे को। तो लाठी सीरीज के अंदर पाया जाता है। लाठी सीरीज जैसलमेर के अंदर जो है लाठी सीरीज, जो एक प्रकार से क्या है, लाठी सीरीज के अंदर जो पानी है वो मीठा है, तो उससे जो ये घास है वहां होती है, तो वो एक प्रकार से स्वादिष्ट घास होती है, पौष्टिक घास होती है। तो स्वादिष्ट व पौष्टिक घास है किसके लिए? तो ये पशुओं के लिए है। पशुओं के लिए है ना, तो पशुओं के लिए है। गोडावण, पक्षी की शरणस्थली, क्योंकि यहां पे गोडावण क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो गोडावण की शरणस्थली भी यही कहलाती है। कौन सी? सेवण घास कहलाती है। और सेवण घास कहाँ के ज्यादातर? जैसलमेर के अंदर आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये घास जो है सेवण घास शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र यानी सूखा हुआ क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र में घासों का राजा कहलाता है। घासों का राजा, शुष्क क्षेत्र के अंदर घासों का राजा कौन सा है? तो वो सेवण घास हो जाएगी अपनी। ठीक है, पशुओं के लिए उपयोगी है सेवण घास। सबसे लंबी घास होती है जिसको काट कर सुखाया जा सकता है पशुओं के चारे के लिए। लाठी सीरीज के अंदर पाई जाती है, जैसलमेर के अंदर है जो। कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है जो। और ये स्वादिष्ट व पौष्टिक घास है किसके लिए? दुधारू पशुओं के लिए कह सकते हैं अपने। दुधारू पशुओं के लिए मुख्य रूप से तो है दामन। मुख्य रूप से पूछ लिया जाए दुधारू पशुओं के लिए कौन सी घास उपयोगी है, तो वो तो है दामन। लेकिन अपने इसकी भी बात करें तो स्वादिष्ट व पौष्टिक घास पशुओं के लिए, यानी कह सकते हैं सब पशुओं के लिए काम आती है, वो सेवण घास है। ठीक है, गोडावण की शरणस्थली है क्योंकि गोडावण यहाँ पर अंडे देते हैं। और शुष्क क्षेत्र में घासों का राजा भी कहलाती है, तो वो घास कौन सी है? वो सेवण घास है। फिर आगे देखो दामन। दामन भी शुष्क क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर पाई जाती है और सूखा सहनशील घास है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है तो सूखा सहन करने में सक्षम है ये घास, सीधी सी बात है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है मुख्य रूप से आपके जैसलमेर के अंदर। दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना कि सेवण व दामन में दोनों में से पूछ लिया जाए कि दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी उपयोगी घास कौन सी है, तो वो घास आपकी कौन सी हो जाएगी? दामन घास हो जाएगी। ठीक है, मधुमेह रोग के लिए उपयोगी है। जो मधुमेह रोग है उसके लिए भी कौन सी उपयोगी है? तो वो भी उपयोगी घास अपनी कहलाएगी, दामन घास कहलाएगी। ठीक है, आगे देखो, सेवण हो गई, दामन हो गई, आगे है खस घास। तो खस घास जिसे हम कह सकते हैं सुगंधित घास, सुगंध आती है, मुख्य रूप से जो पूर्वी राजस्थान है अपना वहां पर पाई जाती है। खस घास हो गई, एक बूर घास हो गई। दोनों के अंदर इतना ही फर्क है कि जो खस घास है वो तो पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, और जो बूर है वो पाई जाती है आपकी कहाँ पाई जाएगी? जो आपकी पश्चिमी राजस्थान, चूरू व बीकानेर जिलों के अंदर पाई जाएगी। ये पाई जाती है भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी। ये पूरी की पूरी कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है आपका। ठीक है, तो ये क्या काम आते हैं? पर्दे बनाने के अंदर, पर्दे बनाने के, जो घर के पर्दे होते हैं ना उसमें
काम आती है। ठीक है, इत्र व शरबत बनाने में, इत्र व शरबत बनाने में भी ये काम आते हैं। इत्र व शरबत बनाने में काम आते हैं, पर्दे बनाने में काम आते हैं, टाट बनाने में काम आते हैं, खिलौने बनाने में भी काम आती है खसखस। ओके, अब आगे देखो बूर। ये जो बूर घास है ये राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है। कौन सी घास है? सबसे सुगंधित घास। राजस्थान की सबसे सुगंधित घास कौन सी है? तो बूर है। ये बीकानेर व चूरू में पाई जाती है। बीकानेर व चूरू में मुख्य रूप से पाई जाएगी। कौन सी घास है? बूर घास। इससे जो इस घास से क्या निकाला जाता है? खुशबूदार तेल निकाला जाता है, खुशबूदार तेल। और बूर एक काम में और भी लिया जाता है। कौन सा काम बताओ? क्योंकि हमारे तो के बाद ढोकलिया, अब ढोकलिया बना हुआ है तो बूर घास वे बा बिंग मा डाले, मतलब बिंग सुगंधित हो जो है। मतलब बांग अपन खावांगा तो बिंग अंदर सुगंध आवे, तो बिंग खातर भी आ घास काम में ले जावा किसी बूर घास है जो की। तो बूर घास से खुशबूदार तेल निकाला जाता है, राजस्थान की सबसे सुगंधित घास मानी जाती है। और ये बीकानेर व चूरू में मुख्यतः पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? बीकानेर व चूरू में पाई जाती है। और खस घास पाई जाती है वो पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। इतना ध्यान रख लेना। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में इन दोनों घास में, दोनों ही सुगंधित घास है, लेकिन सुगंधित घास होने के कारण के साथ साथ ये दोनों अलग अलग जगहों पर भी पाई जाती है। ठीक है, ये चीजें हो जाएगी। आगे है मोथा। मोथा घास ये पाई जाती है घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर। घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर पाई जाती है। इसको पक्षी हैं वो बड़े चाव से खाते हैं। किस घास को? मोथा घास को खाते हैं। सो एंचा घास है वो भी यहीं पाई जाती है, लेकिन उससे उसमें क्या है? पक्षी उलझ जाते हैं, उलझ कर मर जाते हैं एक प्रकार से। इन दोनों के अंदर फर्क आपको पता रखना है कि मोथा घास और एंचा घास। तो मोथा घास तो ये रही और एंचा घास ये रही कि ये भी घना पक्षी विहार के अंदर पाई जाती है, भरतपुर के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसमें तो उलझ कर मर जाते हैं, उलझ कर पक्षी मर जाते हैं। और इसको पक्षी खाते हैं। किस घास को? मोथा घास को। मोथा घास को तो खाते हैं पक्षी, और ऐंचा घास के अंदर उलझकर मर जाते हैं। अब देखो भुर्ट। अब भुर्ट तो कांटेदार घास है, एक प्रकार से किसका खरपतवार है, कचरो है। भुर्ट के अंदर कांटेदार घास है, कांटा हुआ है इतना जो अगर आप निकड़ा से बैठू जठू तो बैठे ही अपना कांटा ही कांटा लाग जाएगा। अगर अपना कुछ पेड़ है नहीं तो पैरा में भी लाग जाएगा, वस्त्र का भी चिपक जाएगा। तो ये कांटेदार घास कौन सी है? भुर्ट है। इसके अलावा गाजर घास। अब गाजर घास है ये भी खरपतवार घास ही है, और इसको बोलते हैं कांग्रेस घास। कांग्रेस घास क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1960 के दशक के अंदर, 1960 के दशक के अंदर अमेरिका से एक गेहूं की किस्म आई थी। अमेरिका से एक गेहूं की किस्म आई थी PL 108। जो एक किस्म आई थी गेहूं की, तो उस किस्म के अंदर ये घास भी साथ में आ गई, यानी कि वो जो बीज था वो साथ में आ गया। तो वो जब बोई गई तो ये घास मतलब एक प्रकार से साथ में उग गई। तो उस समय से इसको बोला गया कांग्रेस घास या फिर गाजर घास। ठीक है, तो मानव के लिए ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, नुकसानदेह है ये। कौन सी जो कांग्रेस घास बोल सकते हैं, गाजर घास बोल सकते हैं। तो नाम तो इसका गाजर घास है, लेकिन कांग्रेस के राज के अंदर जो किस्म आई थी अमेरिका से, इस कारण से इसको क्या बोला गया है? कांग्रेस घास बोला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या है इसके अंदर? मुख्य रूप से इसके अंदर एक घास और है जिसको कहते हैं बांगड़ी, या फिर कैसे कहूँ कांटी, या फिर कैसे कहूँ गोखरू। इन खावा ऊंट। ऊंट बड़े चाव से खाते हैं इसको। ऊंट क्या करते हैं? बड़े चाव से खाते हैं। किस घास को? बांगड़ी को। बांगड़ी को क्या करते हैं? ऊंट बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा एक घास और है डाब। इस घास को सूतक से बचने के लिए उपयोग किया जाता है, सूतक से बचने के लिए। मान्यता है इस घास के बारे में कि डाब घास है, इसको अगर अपने जेब के अंदर इसका उसको तोड़कर अगर
अपने जेब के अंदर रख लिया जाता है, तो इससे सूतक से बचा जा सकता है। सूतक यानी कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है उससे बचा जा सकता है, तो वो घास है डाब घास है। ठीक है, तो ये मान्यता है डाब घास सूतक से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये घास अपने आप में कंप्लीट हो गई है। तो कौन कौन सी घास है? सेवण हो गई, दामन हो गई। सेवण है राजस्थान की सबसे लंबी घास, लाठी सीरीज में पाई जाती है, जो जैसलमेर के अंदर है। स्वादिष्ट है, पौष्टिक घास है, गोडाउन की शरण स्थली है, घासों का राजा भी कहा जाता है शुष्क क्षेत्र के अंदर। और दामन घास सूखा सहनशील घास है, पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है और मधुमेह रोग के लिए भी उपयोगी घास है ये। इसके अलावा खस और बूर घास के अंदर आपको पता होना चाहिए, दोनों सुगंधित घास है, लेकिन जो खस घास है वो कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वी राजस्थान के अंदर, और बूर है वो पाई जाएगी बीकानेर व चूरू के अंदर। ठीक है, फिर आगे देखो तो फिर है मोथा, जो घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर है, और एंसा भी यहीं पर है, लेकिन मोथा को तो पक्षी खाते हैं और एंसा से उलझकर मर जाते हैं। और एक है भुर्ट, जो कांटेदार घास है, जो एक प्रकार से खरपतवार है। गाजर घास भी खरपतवार है, जिसको कांग्रेस घास भी कहते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के शासन में जो घास आई थी। इसके अलावा बांखड़ी, कांटी, गोखरू, जिसको ऊंट क्या करते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा एक घास और है डाब, जिसका उपयोग सूतक से बचने के लिए किया जाता है। आगे प्रमुख परियोजनाएं, प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है ये भी देखो। सबसे पहले योजनाएं पढ़ते हैं अपने मरुस्थल वृक्षारोपण परियोजना। ये परियोजना कब आई थी? अगर इसके बारे में बात करें तो 1977-78 के अंदर इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। 1977-78, 1977-78। अब ये नहीं पूछा जाएगा कितने जिलों के अंदर है, कितने जिलों के अंदर नहीं है, क्योंकि अब जिले चेंज हो चुके हैं। अगर इसका वित्तीय सहयोग की बात करें, वित्त कितना मिलता है इसको, तो वित्त का जो अनुपात है वो 75:25 का है। यानी कि 75% तो कौन देता है? केंद्र सरकार देती है, और 25% राज्य सरकार। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है ये 1985-86 के अंदर आई थी। 1985-86 के अंदर आई थी, वो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। 1985-86 ये कार्यक्रम है 1985-86 के अंदर, ये वो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ये पश्चिमी राजस्थान से संबंधित नहीं है। मुख्य रूप से कहीं न कहीं जो अरावली से संबंधित या फिर पश्चिमी राजस्थान से संबंधित होती हैं जो वानिकी कार्यक्रम है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। फिर आता है अरावली वृक्षारोपण परियोजना। अरावली वृक्षारोपण परियोजना आती है आपकी। फिर ये अरावली से संबंधित है, अरावली के अंदर वृक्षारोपण करने से संबंधित ये योजना है। ठीक है, फिर आता है ऑपरेशन खेजड़ी। ऑपरेशन खेजड़ी है 1991 से संबंधित, ये 1991 है। और इस खेजड़ी वृक्ष के विस्तार के लिए, इसके प्रसार के लिए, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं इसका संरक्षण करने के लिए इस योजना को चलाया गया था, ऑपरेशन खेजड़ी। इसके बचाव के लिए कहीं ना कहीं इसका एक प्रकार से दुरुपयोग हो रहा था, उस बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत की गई 1991 से की गई थी। और इसके संरक्षण के लिए, प्रसार के लिए इसका कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नाम है इसका ऑपरेशन खेजड़ी। फिर है राज्य वानिकी एवं विविधता कार्यक्रम। राज्य वानिकी एवं विविधता कार्यक्रम ये किसके सहयोग से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था, जो जापान की एक कंपनी है, जापान की कंपनी की सहायता से इसको शुरू किया गया था। और जापान की उस कंपनी का नाम है जिका। क्या नाम है? जिका नाम है जिसका, जो 2003 के अंदर शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को 2003 के अंदर शुरू किया गया था। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से शुरू किया गया था। जापान की कंपनी का नाम है जिका, तो जिका के सहयोग से शुरू किया गया था। और इसका जो मुख्य लक्ष्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था, ये 2 चरणों में पूरा किया गया था कार्यक्रम। और इसका मुख्य लक्ष्य था जैव विविधता, जैव विविधता, मृदा संरक्षण, भूमिगत जल, भूमिगत जल संरक्षण व गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। तो मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जा सकता है कि जैव विविधता, मृदा संरक्षण, भूमिगत जल संरक्षण व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कौन सी परियोजना चलाई गई थी, कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो राज्य वानिकी एवं विविधता कार्यक्रम चलाया गया था, 2003 के अंदर चलाया गया था। जापान के सहयोग से चलाया गया था, जापान की कंपनी का नाम था जिका। तो जिका के सहयोग से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। फिर है रूख वायला कार्यक्रम।
रूंख वायला कार्यक्रम, ये रूंख वायला कार्यक्रम चलाया गया था। रूंख वायला का अर्थ होता है वृक्ष मित्र। क्या अर्थ होता है? वृक्ष मित्र, वृक्ष मित्र। रूंख वायला का अर्थ, का शाब्दिक अर्थ होता है, पूछा जा सकता है, शायद एक एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि रूंख वायला का अर्थ क्या है। तो रूंख वायला का जो शाब्दिक अर्थ है वृक्ष मित्र है, और इसकी शुरुआत की गई थी, जो की गई थी 1985 के अंदर की गई थी। 1985 के अंदर डूंगरपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। फिर है घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना। अब घर घर औषधि योजना, ये जो योजना है 2021 से शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1 अगस्त 2021 से शुरू की गई थी। प्रत्येक परिवार को 1 अगस्त 2021 प्रत्येक परिवार को गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी के 2-2 पौधे आवंटित किए गए थे निःशुल्क। निःशुल्क ये 4 पौधों के नाम हैं, और प्रत्येक पौधा यानी कि हर 2 पौधे तुलसी के, 2 पौधे गिलोय के, 2 पौधे अश्वगंधा, 2 पौधे कालमेघ, यानी प्रत्येक परिवार को 8 पौधे दिए गए थे, निःशुल्क दिए गए थे। और ये 2021 से 2024 तक योजना चलेगी। 2021 से 2024 तक की योजना है घर घर औषधि योजना। ठीक है, ये 1 अगस्त, ये इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि ये 1 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो मुख्य योजनाएं कौन कौन सी है? मरुस्थल वृक्षारोपण परियोजना, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, और ये अरावली से संबंधित है, अरावली आपको दिख जाएगा। ऑपरेशन खेजड़ी, तो खेजड़ी से संबंधित है, खेजड़ी के प्रचार प्रसार व संरक्षण के लिए है। राज्य वानिकी एवं विविधता कार्यक्रम है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रूंख वायला कार्यक्रम 1985 डूंगरपुर से, जिसका रूंख वायला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वृक्ष मित्र होता है। और घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021, जिसके अंदर 4 पौधे, और प्रत्येक पौधे को 2-2 पौधों को क्या किया गया? प्रत्येक परिवार को आवंटित किए गए थे। फिर अपने अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, बस सरल है, और क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यहां से गलत ना हो, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। ओके, कि विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। बस 21, 22, 22। अब इसका ध्यान ये रखना है कि ये महीने चेंज है। क्या है? मार्च, अप्रैल, मई। 21, 22, 22 वानिकी दिवस 21 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है 5 जून, और विश्व ओजोन दिवस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन उठ सकता है यहां से। आगे देखो, आगे राजस्थान का प्रथम वानिकी महाविद्यालय, राजस्थान का प्रथम वानिकी महाविद्यालय कहाँ है? तो झालावाड़ के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि आपको जयपुर ऑप्शन वहां पे दिखाई देगा, तो जयपुर न होकर कहाँ, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? झालावाड़ होगा। प्रथम वानिकी महाविद्यालय, राजस्थान का प्रथम वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में है। इको टूरिज्म पार्क, इको टूरिज्म पार्क झालाना जयपुर के अंदर है, झालाना जयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर है कर्पूर चंद कुलिश स्मृति वन, ये भी झालाना जयपुर के अंदर है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कर्पूर चंद और दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन है भीलवाड़ा के अंदर, दोनों इंपॉर्टेंट कर लेना। कर्पूर चंद कुलिश स्मृति वन और दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन, दोनों इंपॉर्टेंट कर लेना, एक झालावाड़ के अंदर और एक भीलवाड़ा के अंदर। फिर देखो, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, क्या लिखा है? प्रशिक्षण संस्थान लिखा है, तो ये जयपुर के अंदर है। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कहां पे है? तो ये जयपुर के अंदर है। और राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक पार्क, मरु यानी कि कह सकते हैं अपने कि मरु वानस्पतिक पार्क मरुस्थल में होगा, पश्चिमी राजस्थान में होगा, तो माचिया सफारी जोधपुर, माचिया सफारी जोधपुर के अंदर है। डेजर्ट थीम पार्क, डेजर्ट थीम पार्क किशनबाग के अंदर है, और डेजर्ट थीम पार्क है ये, थीम पार्क है ये किशनबाग जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। राजस्थान का प्रथम वानिकी महाविद्यालय झालावाड़, इको टूरिज्म पार्क झालाना, कर्पूरचंद कुलिश स्मृति वन झालाना, दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन भीलवाड़ा, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव शिक्षण संस्थान जयपुर के अंदर, राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक पार्क है वो माचिया सफारी के अंदर है, और डेजर्ट थीम पार्क है
किशनबाग के अंदर है, किशनबाग के अंदर है। तो ये अपना जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वनस्पति। जो अपना सेकंड ग्रेड का जो पूरा कंप्लीट जियोग्राफी है अपनी, वो पूरी कंप्लीट हो गई है जो प्राकृतिक वनस्पति के साथ। आगे जो टॉपिक होगा अपना वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, जो मुख्य रूप से अपना रेट के अंदर लगता है। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिसाब से अपने राजस्थान की जो जियोग्राफी है वो कंप्लीट, पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और आपको जो ये नोट्स है वो कहाँ पर मिलेंगे, तो सबको पता है, वो नोट्स मिलेंगे आपको जो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन है अपना, तो वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे साथ साथ के अंदर। अगर आप चाहो तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, अभ्यास के लिए ज़रूरी है जो। ओके, तो आप जुड़े, और 50वीं क्लास है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करोगे, तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।